वेलकम टू ओनली आईएएस। आज है 5 अगस्त 2020। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स एमसीक्यूज़ और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स CATS के बारे में है। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि ये एक प्रकार की पार्टनरशिप है टाइगर रेंज गवर्नमेंट्स की, इंटर गवर्नमेंटल एजेंसीज़ की, इंस्टीट्यूशंस की, NGOs की और कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशंस की। दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इन टाइगर रेंज कंट्रीज़ को मदद कर रहा है कि वो CATS को इम्प्लीमेंट कर सकें। और तीसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि इंडिया 13 टाइगर रेंज कंट्रीज़ में से पहला ऐसा देश है जिसने नेशनल लेवल पे CATS को अडॉप्ट किया है। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। ये न्यूज़ में रहा है। अगर आपने इसे पढ़ा होगा तो आप अपना जवाब भी सोच चुके होंगे। यहाँ पर जो सही जवाब है वो 1 और 3 ओनली है। ये दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, केवल पहला और तीसरा स्टेटमेंट ही करेक्ट है। और दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट इसलिए है बिकॉज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर यानी कि WWF जो है वो इन कंट्रीज़ को हेल्प कर रहा है कि वो CATS को इम्प्लीमेंट कर सकें, ना कि IUCN, ठीक है, या फिर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये अथॉरिटी नहीं है। न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज अभी हाल फिलहाल में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने अनाउंस किया कि वो CATS को सभी 50 टाइगर रिजर्व्स जो इंडिया में हैं वहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। CATS को लॉन्च किया गया था 2013 में। कई सारे जो इंस्टीट्यूशंस थे, एंटिटीज़ थी, उनकी पार्टनरशिप रही इसमें। टाइगर रेंज गवर्नमेंट्स ऐसे देश हैं, वहाँ की सरकारों के बारे में हम बात कर रहे हैं जहाँ पर टाइगर्स पाए जाते हैं। उनकी संख्या काफ़ी लिमिटेड है। 13 ऐसे देश हैं जहाँ पर टाइगर्स पाए जाते हैं। पर्पस तो वही है, कंजर्वेशन टूल है एक प्रकार का। बेस्ट प्रैक्टिसेस और स्टैंडर्ड्स ऑप्ट किए जाते हैं किसी भी एनिमल को सिक्योर रखने के लिए। टाइगर पहली स्पीसीज़ है इस इनिशिएटिव में बिकॉज यहाँ पर देखिए आप CATS की जगह पे, जैसे यहाँ पर TS में हम अगर चाहें तो टाइगर स्टैंडर्ड्स की बजाय किसी और एनिमल का स्टैंडर्ड भी सेट कर सकते हैं। तो किसी और एनिमल के लिए भी इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया जा सकता है। सिग्निफिकेंस यही है कि इंडिया पहला देश बना है 13 टाइगर रेंज कंट्रीज़ में। जो अगला प्रश्न है वो हेलोआर्किया के बारे में है। ये कई बार न्यूज़ में देखा गया है। ये है क्या, आपसे पूछा गया है। क्या ये हॉर्नवॉट्स हैं, माइक्रोब्स हैं, यूनिसेलुलर हेट्रोट्रॉफिक यूकैरियोट्स हैं या फिर साइनोबैक्टीरियाज हैं? बताइए ये क्या है। न्यूज़ में अगर आपने पढ़ा है तो जवाब भी सोच ही लिया होगा। B सही जवाब है इसका। ये एक प्रकार के माइक्रोब्स हैं। न्यूज़ में क्यों था? अभी देखिए पुणे बेस्ड एक इंस्टीट्यूट है। इसके पहले हमने क्वेश्चंस एड्रेस किए थे या आपने न्यूज़ में भी पढ़ा होगा कि जो लोनार लेक है महाराष्ट्र का, वहाँ का जो पानी है वो पिंक कलर में टर्न हो गया था जून 2020 के आसपास। और जब डिस्कशन हुआ था तो ये बात हमने डिस्कस की थी कि अभी रीजंस क्लैरिफाइड नहीं है। आने वाले समय में हो सकता है हमें पता चले कि आखिर ये कलर चेंज क्यों हो रहा है। तो पुणे बेस्ड जो एक इंस्टीट्यूट है उन्होंने अपनी स्टडी में ये पाया है कि एक साल्ट लविंग हेलोआर्किया माइक्रोब्स होते हैं, उनकी बहुतायता या उनकी अधिकता की वजह से किसी भी बॉडी का जो पानी है, वाटर बॉडी का पानी, वो पीला या फिर पिंक हो जाता है। यहाँ पर तो पिंक की हम स्पेसिफिक बात कर रहे हैं। तो हेलोआर्किया से हेलोफिलिक आर्किया भी कह सकते हैं। ये किसी ऐसे पानी में पाया जाता है जो या तो सॉल्ट से सैचुरेट हो चुका हो या फिर सैचुरेट होने वाला हो। सैचुरेट होने का मतलब ये है कि वो पानी अब साल्ट की जो कैपेबिलिटी है उसे एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी नहीं रखता है। तो ऐसे पानी में ये ज़्यादा पाए जाते हैं और इनकी अधिकता की वजह से, हाई डेंसिटी की वजह से जो पानी का कलर है वो पिंक हो जाता है। जो अगला प्रश्न है वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में है। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि ये मैक्रो प्रूडेंशियल सुपरविजन देखते हैं इकॉनमी का। और दूसरा ये है कि जो FSDC की सब कमेटी होती है उसके चेयरपर्सन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस होते हैं। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। FSDC अक्सर न्यूज़ में देखी जाती है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है। अगर आपने अपना जवाब सोच लिया हो तो चलिए बात करते हैं। यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है वो तो करेक्ट है, लेकिन दूसरा इनकरेक्ट है बिकॉज FSDC की जो सब कमेटी होती है उसके चेयरपर्सन जो होते हैं वो RBI के गवर्नर होते हैं, ना कि मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। तो इस लिहाज से दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। बाकी इकॉनमी को सुपरवाइज करने का मैक्रो लेवल पे जो काम होता है वो FSDC को दिया जाता है। 2008 में जब एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया था तो ऐसी स्थिति को अच्छी तरीके से हैंडल करने के लिए 2010 में FSDC को बनाया गया था। और इसमें कुछ सब कमेटी हैं जिसको चेयर किया जाता है RBI के गवर्नर के द्वारा। न्यूज़ में इसलिए रहा बिकॉज कोविड-19 के बाद जो ये फाइनेंशियल क्राइसिस आने की संभावना बन रही है उसके बारे में ये न्यूज़ निकल के आ रही है कि जो FSDC है वो निश्चित तौर पर एक अच्छी बॉडी है,
लेकिन इसका जो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है उसकी कई सारी लिमिटेशंस हैं जिनकी वजह से ये बढ़िया से काम नहीं कर पाते। एग्जाम्पल के तौर पे इसका जो स्टेटस है वो नॉन स्टैचुरी है, या स्टैचुरी स्टेटस एफएसडीसी का नहीं है। ये गवर्नमेंट के मैंडेट पे वर्क करते हैं और जो इन्फॉर्मेशन होती है उसे इंडिपेंडेंट वे में पब्लिक डोमेन में नहीं रखते हैं। दैट्स वाई हमें एक ऐसे बॉडी की आवश्यकता है जो इंडिपेंडेंट तरीके से और बेहतर तरीके से काम कर सकती हो। जो अगला प्रश्न है वो जजीरो क्रैटर के बारे में है। हाल ही में मीडिया में देखा जा रहा है, ये एक लैंडिंग साइट है, ये तो आपको बता दिया गया। कहाँ पर है ये आपसे पूछा जा रहा है, टाइटन पे, मार्स पे, फोबोस पे या फिर वीनस पे, बताइए। अगर आपने अपना जवाब सोच लिया हो तो इसका सही जवाब बी है, ये मार्स पर एक लैंडिंग साइट है। ये न्यूज़ में क्यों रही, बिकॉज नासा ने अभी अपना मार्स 2020 जो परसेवरेंस रोवर है उसे लॉन्च किया है। लैंडिंग साइट जजीरो क्रेटर ही होगा। परसेवरेंस जो है वो 7 इंस्ट्रूमेंट से लोडेड होगा जो कि अपने मिशन के ऑब्जेक्टिव को एक्सटेंड करेगा। ऑब्जेक्टिव्स जियोलॉजिकल जो डाइवर्स लैंडिंग साइट है उसे एक्सप्लोर करना, एंशिएंट हैबिटेलिटी जो है उसे एसेस करना कि क्या वहाँ पर ऐसा कुछ था क्या। इसके अतिरिक्त देखिए, अगर आप देखें तो जो मार्स है वो तीसरा लॉन्च है इस साल। अगर आप देखेंगे तो यूएई का होप मिशन और चाइना के तियानवेन 1 के स्पेसक्राफ्ट के बाद, तो ये तीसरा लॉन्च मिशन है, इसलिए काफ़ी सिग्निफिकेंट है। जो अगला प्रश्न है वो आईसीसीपीआर के बारे में है, दैट स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि एक प्रकार का मल्टीलैटरल ट्रीटी है जिसे एमनेस्टी इंटरनेशनल के द्वारा अडॉप्ट किया गया। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि ये यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन ह्यूमन राइट के द्वारा मॉनिटर किया जाता है। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, कौन सा गलत है। अगर आपने अपना जवाब सोच लिया हो तो चलिए बात करते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में अगर आप थोड़ा बहुत जानते हो तो ये एक यूके बेस्ड एनजीओ है। ये बहुत अनयूजुअल है कि एक मल्टीलैटरल ट्रीटी को अडॉप्ट किया जा रहा है एक प्रकार के एनजीओ के द्वारा। तो आप अगर एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में जानते हैं तो ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा। अब यहाँ पर सिविल एंड पॉलिटिकल राइट की बात हो रही है तो यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन ह्यूमन राइट हो सकता है। ये तो काफ़ी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है, आप जानते होंगे तभी बता पाएंगे कि ये सही है अथवा गलत है। वैसे ये भी गलत है और सही जवाब डी है, नीदर 1 नॉर 2। दो के दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं। तो पहला तो इनकरेक्ट इसलिए है बिकॉज इसे अडॉप्ट किया गया था यूएनजीए के द्वारा, जहाँ पर ज़्यादातर ये मल्टीलैटरल ट्रीटीज़ होती हैं उनको अडॉप्ट किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट इसलिए है बिकॉज इसे मॉनिटर किया जाता है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमेटी के द्वारा। ध्यान दीजिएगा ये डिफरेंट है यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन ह्यूमन राइट से। ये जो कमेटी होती है ये एक्सपर्ट्स का एक ग्रुप होता है जो कि इंडिपेंडेंट मैनर में काम करता है और ये मॉनिटर करते हैं आईसीसीपीआर को। देखिए दुनिया भर में जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ होती हैं उन्हें लोगों का जो प्रोटेस्ट है वो फेस करना पड़ता है और कई बार ये क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि क्या लोगों के पास पीसफुली प्रोटेस्ट करने का अधिकार होना चाहिए अथवा नहीं होना चाहिए। तो ये जो बॉडी है ये इस बात को अफर्म करती है कि नहीं, हर व्यक्ति के पास पीसफुली प्रोटेस्ट करने का राइट होता है। जो अगला प्रश्न है वहाँ पर आपको एक एक्सप्लेनेशन दिया गया है और उस एक्सप्लेनेशन की मदद से आपको एक टाइगर रिजर्व चूज़ करना है। एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार से है कि अगर आप मीडिया में ये पढ़ रहे हैं कि एक ऐसा टाइगर रिजर्व है जो कि इंडिया का लार्जेस्ट है, ये जो रिजर्व है ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 5 जिलों में फैला हुआ है और जो इसका एरिया है वो मोस्टली नल्लामाला हिल्स का जो रीजन है उसे कवर करता है। तो आप किस टाइगर रिजर्व के बारे में पढ़ रहे हैं ये आपसे पूछा गया है। नागरहोल टाइगर रिजर्व, दांडी आंशी टाइगर रिजर्व, नागार्जुन सागर सिरिसलेम टाइगर रिजर्व या फिर बिलीगिरी रंगनाथ टेम्पल टाइगर रिजर्व। बताइए क्या है सही जवाब, आप किसके बारे में पढ़ रहे हैं और ये एक्सप्लेनेशन किस टाइगर रिजर्व का है। सही जवाब यहाँ पर सी है, हम बात कर रहे हैं नागार्जुन सागर सिरिसलेम टाइगर रिजर्व के बारे में। वैसे ये टाइगर रिजर्व कई दफ़ा कई कारणों से न्यूज़ में रहता है। वैसे एक कारण ये भी था कि अभी कंसर्न रेज किए जा रहे थे कि वहाँ पर टाइगर्स के लिए जो प्रे है यानी कि शिकार है उसकी कमी हो रही है। ये एक कंसर्निंग स्टेटस या कंसर्निंग बात जो है वो रेस किया जा रहा था। बाकी जो डिटेल्स वहाँ पर दी गई हैं इस टाइगर रिजर्व के बारे में वो सही हैं। जो अगला प्रश्न है वहाँ पर आपके सामने 2 स्टेटमेंट हैं व्हिप के बारे में और आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि एक ऑफिशियल होता है किसी पॉलिटिकल पार्टी का जो पार्टी इन्फोर्सर की तरफ वर्क करता है लेजिस्लेटिव असेंबली में या फिर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में। दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि हमने इस कॉन्सेप्ट को ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से ऑप्ट किया है, इनहेरिट किया है। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है।
अगर आपने अपना सही जवाब सोच लिया हो तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। इसका सही जवाब है डी, नीदर वन नॉर टू। नीदर वन नॉर टू है, इसका मतलब ये नहीं कि दो के दोनों स्टेटमेंट गलत नहीं, दो के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। और चूंकि हमसे पूछा गया है कि कौन सा इनकरेक्ट है, तो दो में से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, इसलिए सही जवाब नीदर वन नॉर टू मिलेगा। 10 बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज अभी राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली के जो कांग्रेस चीफ विप हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया स्टेट हाई कोर्ट के डायरेक्शन के खिलाफ, जिसमें स्टेट हाई कोर्ट ने यह कहा था कि स्पीकर स्टेटस को मेंटेन करेंगे डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स को लेकर। जो एमएलएज पार्टी छोड़कर चले गए हैं, उनके खिलाफ जो एंटी डिफेक्शन की कार्रवाई चल रही थी, एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत जो कार्रवाई चल रही थी, स्पीकर के द्वारा की जा रही थी, उसको रोक दिया गया, यथास्थिति को बनाए रखने के लिए कहा गया। अब यहाँ पर जो चीफ विप हैं, उन्होंने हाई कोर्ट के ऑर्डर को ये कहकर चैलेंज किया है कि उन्होंने 1992 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का कि होतो होलोहन केस में, उसे वायलेट किया है, क्योंकि वहाँ पर यह कहा गया था कि कोर्ट एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत जो डिस्क्वालिफिकेशन होगा उसके मामले में तभी इंटरवीन करेंगे जब फाइनल डिसीजन आ जाए। फाइनल डिसीजन के आने के पहले कोई भी इंटरवेंशन नहीं किया जाएगा। जुडिशियल रिव्यू डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग में काफ़ी लिमिटेड है, लेकिन यहाँ पर जो हाई कोर्ट है उन्होंने नोटिस के बाद ही इंटरवीन किया और यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहा। तो इसी चीज़ को चैलेंज किया गया, दैट्स वाई व्हिप वाज इन न्यूज़। जो अगला प्रश्न है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि एक नया प्रोग्राम अभी अप्रूव किया गया है। आपसे पूछा ये जा रहा है कि ये किस स्कीम के तहत जो प्रोग्राम है वो अप्रूव किया गया है। ये जो प्रोग्राम होगा ये बेनिफिट करेगा अगरबत्ती की मैन्युफैक्चरिंग में लगे हुए आर्टिशंस को। तो आपको बताना है कि स्कीम कौन सी है जिसके तहत उन्हें इंसेंटिवाइज किया जा रहा है। ऑप्शंस हैं उद्योग आधार मेमोरेंडम, ग्रामोद्योग विकास योजना, स्पेशल सेंटर असिस्टेंस टू ट्राइबल सब स्कीम्स या मिलगेट प्राइस स्कीम। बताइए क्या है सही जवाब, किसके तहत अगरबत्ती की मैन्युफैक्चरिंग वाले आर्टिशंस को प्रमोट किया जा रहा है। यहाँ पर सही जवाब बी है। हम बात कर रहे हैं ग्रामोद्योग विकास योजना के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ने अप्रूव किया है एक प्रोग्राम जिसकी मदद से आर्टिशंस को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा जो अगरबत्ती की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, और ये किया गया है ग्रामोद्योग विकास योजना के तहत। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ट्रेनिंग असिस्टेंस प्रोवाइड करवाएगा। ये जो ग्रामोद्योग विकास योजना है ये प्रमोट करेगी, डेवलप करेगी विलेज इंडस्ट्रीज़ को कॉमन फैसिलिटीज़ देकर या टेक्नोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन देकर, और ये वर्क करेगी मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के तहत। जो अगला प्रश्न है वो मैपिंग के ऊपर है, हिमालयन रीजन पर। हिमालय जो है वो लॉन्गिट्यूडनली डिवाइडेड है सम डिविजन्स में, कुछ डिविजन्स में। वेस्ट टू ईस्ट अगर आप जाएंगे इस तरीके से तो आपको कुछ डिविजन्स मिलेंगे। तो आपको बताना ये है कि जो कुमाऊं हिमालयन डिवीजन है वो किन दो नदियों के बीच में पड़ता है। ऑप्शंस हैं इंडस एंड सतलुज, यमुना एंड भागीरथी, सतलुज एंड काली, रामगंगा एंड तीस्ता। बताइए क्या है सही जवाब, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, कौन सी दो नदियां हैं। अगर आपने अपना जवाब सोच लिया हो तो सही जवाब सी है, सतलुज और काली नदी के बीच में। अगर आप वेस्ट टू ईस्ट जाएंगे तो आपको 4 क्लासिफिकेशन मिलेगा। पहले क्लासिफिकेशन को कश्मीर, पंजाब या फिर हिमाचल हिमालयाज कहा जाता है, ये इंडस और सतलुज के बीच में मिलेगा। दूसरा है कुमायूं हिमालय जो कि सतलुज और काली के बीच में मिलेगा। काली नदी को ही शारदा नदी, काली नदी या फिर महाकाली नदी के नाम से जाना जाता है, जो कि हिमालय में काला पानी के नज़दीक में ओरिजिनेट होती हैं। हाईएस्ट पीक इसमें आपको नंदा देवी मिलेंगी। तीसरा है सेंट्रल या नेपाल हिमालयाज, ये काली रिवर और तिस्ता रिवर के बीच में मिलेगा। कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स हैं, एवरेस्ट जो माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, मकालू है, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद आता है असम या फिर ईस्टर्न हिमालय, ये तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा नदी के बीच में मिलेगा जहाँ उसे दिहांग कहा जाता है। तो डिटेल्स आपने देख ली। यहाँ पर देखिए इस डिवीज़न को पोर्ट्रे करने का प्रयास किया गया है और ये है कुमायूं हिमालयाज। जो अगला प्रश्न है इसमें आपके पास 4 माउंटेन रेंजेस हैं और आपको इन्हें नॉर्थ टू साउथ में अरेंज करना है, जास्कर, काराकोरम, शिवालिक और पीर पंजाल। बताइए अगर आप पिक्चराइज कर पा रहे होंगे तो आपने अरेंज भी कर लिया होगा। जो सही अरेंजमेंट है वो है डी 2 1 4 3। 4 3 सबसे पहले आपको मिलेगा काराकोरम, देन जास्कर, उसके बाद आपको मिलेगा पीर पंजाल और फिर शिवालिक। मैप में देखेंगे तो क्लियर होगा, ये है काराकोरम, देन है यहाँ पे जास्कर, फिर है पीर पंजाल और फिर है शिवालिक। तो ये आपको नॉर्थ टू साउथ का अरेंजमेंट यहाँ पर मिल जाएगा अगर आप जाएंगे तो। ठीक है, तो चलिए ये तो हमने कवर कर लिया। कोर्सेस अवेलेबल हैं ओनली आईएएस पे, कुछ डेडिकेटेड प्रीलिम्स प्रोग्राम, PSIR, सोशियोलॉजी ऑप्शनल और करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज आप इन्हें video.onlyis.in पे जाके अवेल कर सकते हैं। कल की मैपिंग के पार्ट में आपको ईस्टर्न घाट के बारे में पढ़ के रखना है, वहाँ से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।